नमस्कार, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज में। और ये है वीकली करंट अफेयर्स। पिछले एक सप्ताह के जितने भी कंटेंट हैं उन सबको संक्षेप में यहाँ बता रहा हूँ। तो ये 4th वीक का है, फरवरी 2024। शुरू करते हैं ये करंट अफेयर्स वीकली। और सबसे पहले पिछले सप्ताह के जो विजेता हैं टॉप 10, उन सब का नाम बता दूँ। इन लोगों ने 3rd वीक के जो करंट अफेयर्स था, वीकली करंट अफेयर टेस्ट, उसमें दिया था और हजारों स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। और ये टॉप 10 स्टूडेंट हैं। इन सब के नाम एक एक करके मैं बताता हूँ आपको। निधिकांत पहले नंबर पर है, दूसरे पर नीरज, तीसरे पर राजवीर है, चौथे पे सुधीर कुमार, फिर सरफराज मोहम्मद, छठे पे ज्योति सिंह, अगला नंबर है प्रीति अनमोल, फिर रॉबिन, उसका बाद मुकेश कुमार और 10th पर है चंदेर प्रकाश। ठीक है, तो इन सब को बधाई हो, आप टॉप 10 पर आए हैं और शानदार काम किया है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की तैयारी करंट अफेयर्स की शानदार हो रही है सरकारी जॉब न्यूज के ऐप पर। ओके, तो इन सब को बधाई हो। और अगले आने वाले हफ्ते में मैं कुछ ये भी करने जा रहा हूँ कि जो टॉप 10 होंगे उनको कुछ रिवार्ड वगैरह भी दिया जाए, ओके, कूपन के तौर पर। तो बधाई हो इन सबको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला आप टॉपिक लेते हैं। सबसे पहले राजनीतिक केंद्र राज्यों के फैसले से रिलेटेड कंटेंट लेंगे। अलग अलग टॉपिक वाइज हम लोग चलेंगे पूरे सप्ताह के। और 4th वीक का जो वीकली टेस्ट है उससे भी दीजिए। अगले सप्ताह जो भी टॉप 10 आएंगे उन सब के नाम मैं बताऊंगा अगले सप्ताह के करंट अफेयर्स में। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए फरवरी 2024 में चंडीगढ़ मेयर चुनाव के वोटों की रिंग काउंटिंग की और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार को विजेता घोषित किया है? आंसर का अनुच्छेद 142। सुप्रीम कोर्ट ने यह इंपॉर्टेंट डिसीजन 20 फरवरी को लिया है। संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए मेयर इलेक्शन का फैसला हुआ है। इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने वोटों की गिनती हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वोटों की गिनती कराने को कहा और निर्वाचन अधिकारी जो ये भ्रष्ट व्यक्ति था अनिल मसीह, उसके खिलाफ मुकदमा चलाने का भी आदेश दिया है। इस व्यक्ति ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने जो वैध मत थे उस पर कलम घिस दी थी, गलत मार्किंग कर दी थी सिग्नेचर के अलावा भी, तो उसकी वजह से वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया था। इसी के द्वारा खुद ही इसने कर दिया था। ओके, तो संविधान का जो अनुच्छेद 142 है उसमें क्या है मामला, तो ये सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय देने का विशेषाधिकार देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस अदालत ने फैसला सुनाया कि राज्यों में डिप्टी चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति असंवैधानिक नहीं है? आंसर का सुप्रीम कोर्ट। ये 12 फरवरी को ये फैसला आया है कि राज्यों में जो डिप्टी सीएम होते हैं वो वैध हैं कि नहीं है। तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 3 जजों की बेंच ने ये कहा है कि ये संवैधानिक है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 में अधिकतम सजा का क्या प्रावधान है? आंसर का 10 साल कैद और न्यूनतम 1 करोड़ जुर्माना। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर कर दिया है, तो सहमति हो गई है। अंग्रेजी में कहेंगे इस विधेयक को पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। ठीक है, तो इसमें जो है अधिकतम इतने साल की सजा का प्रावधान है। ये तभी होगा जब सामूहिक रूप से अगर उसमें गड़बड़ी की जा रही है, पेपर लीक किया जा रहा है, इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो ओके। स्टूडेंट को इसमें से एग्जाम्प्टेड रखा गया है। स्टूडेंट पर बहुत ज़्यादा कार्रवाई की बात नहीं की गई है, लेकिन उसमें लगे हुए जो भी गड़बड़ी करने में जो शामिल लोग होंगे, चाहे वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड व्यक्ति क्यों ना हो, उन सब पर कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान रखा गया। और अभी उत्तर प्रदेश पुलिस जो भर्ती हुई है उसके पेपर लीक का मामला काफ़ी उछला हुआ है। बहुत सारे दावे आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि पेपर लीक हुआ है और सरकार को उस पर कुछ करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन होगा, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा नंद किशोर यादव। बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और पूर्व मंत्री हैं। देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद ये तीसरी बार विधानसभा में अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ है, क्योंकि कई बार पाला पलट दिया वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने, कभी महागठबंधन कभी एनडीए। अगला क्वेश्चन, आयकर विभाग ने किस राजनीतिक दल के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया जिसके बाद इनकम टैक्स के अपीलिएट ट्रिब्यूनल ने कुछ रोक हटाई है? आंसर कांग्रेस।
ठीक है, कांग्रेस की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आर्थिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन होगा, जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान किस देश ने पाया है? आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी की जो जीडीपी है उसने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। दरअसल जापान की जो अर्थव्यवस्था है वो अप्रत्याशित रूप से थोड़ी सिकुड़ गई और इसकी वजह से क्या होगा, जर्मनी को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। जर्मनी की जो जीडीपी थी उस पर भी हालांकि असर तो है, लेकिन वह ये कि जापान पीछे चला गया। ठीक है, तो ये स्थिति है। जापान जो है वो अब चौथे स्थान पर है और जर्मनी जो है वो तीसरे स्थान पर आ गई है। पहले स्थान पर कौन है सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था के मामले में? पहले नंबर पर है अमेरिका, यूएसए। दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे पर जर्मनी, चौथे पर जापान हो गया। ओके, और पांचवें पर है भारत, प्यारा भारत। अगला क्वेश्चन लेंगे, पहली ऐसी भारतीय कंपनी का नाम बताएं जिसका बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री इस मुकाम पर पहुंचने वाली दुनिया की 48वीं कंपनी है जिसने 20 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप यानी बाजार पूंजीकरण। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसके तमाम जो भी शेयर हैं, एसेट्स हैं, उन सब की जो वैल्यू है वो उतनी हुई। वो मार्केट कैपिटल कैप कहते हैं, मार्केट कैप कहते हैं उसको। ठीक है, अच्छा, पिछली बार मैंने डेली करंट अफेयर्स में इस बात को बताया था तो एक आध कमेंट आए थे कि टाटा ग्रुप भी तो बहुत बड़ा ग्रुप है। देखिए, टाटा एक ग्रुप है, ठीक है, टाटा एक कंपनी नहीं है। टाटा की ढेर सारी कंपनियां हैं एक ग्रुप में, ठीक है। और अगर हम पूरे ग्रुप को कहेंगे तो बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन यहाँ क्या सवाल है, यहाँ कंपनी की बात हो रही है। ठीक है, तो कंपनी के मामले में टाटा की भी अलग अलग कंपनियां हैं। ओके, तो फिर ये सब उसमें आ जाता है, उस रेस में आता है, कंपनी के रेस में आता है। तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्री ने पहला स्थान प्राप्त किया। भारत में सबसे बड़ा मार्केट कैप है, कंपनी की बात हो रही। अब राज्य बजट देखते हैं और इसमें बिहार बजट देखेंगे हम लोग। बिहार बजट 2024-25 क्वेश्चन होगा, बजट 2024-25 में बिहार सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? आंसर होगा 2.78 लाख करोड़ रुपए। कितना? 2.78 लाख करोड़ रुपए। और वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये बजट पेश किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो बिहार बजट के बारे में और भी कई क्वेश्चन हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म करूं कि करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो सरकार जॉब न्यूज़ के ऐप पर शानदार मौके हैं आपके लिए। और यहाँ पर छूट चल रही है ज़बरदस्त, मात्र 150 रुपये में बेसिक मेंबरशिप मिल रहा है मात्र 25,000 स्टूडेंट को, और 250 रुपये में IAS PCS मेंबरशिप मिल रहा है। ये करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार हो पाएगी चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो। बेसिक मेंबरशिप SSC, स्टेट SSC, पुलिस, रेलवे, क्लर्क, इन सब के टीचर लेवल का है। और IAS PCS एग्जामिनेशन के लिए ये अलग मेंबरशिप प्लान है। इसमें करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी हो जाती है और इसमें पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स के PDF मिलते हैं, पिछले 1 साल का वीडियो मिल जाता है, मॉक टेस्ट मिल जाता है और अगले 6 महीने तक आपको कंटेंट मिलता है। ओके, अलग अलग एग्जामिनेशन के लेवल का करंट अफेयर्स वीडियो, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, संबंधित एग्जामिनेशन के पूरे टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे आपको, चाहे IAS PCS हो, UPSC, BPSC, MPPSC और तमाम राज्यों के। ठीक है, तो देखिएगा जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चंद कुछ हज़ार बच्चों का भी बचा हुआ है, बस बाकी ये सीट फुल होने वाली है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग बिहार के प्रमुख विभागों को जो बजट आवंटन हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बजट है वो शिक्षा विभाग को दिया गया है 18.89%। उसके बाद स्थान आता है स्वास्थ्य विभाग का 5.36%, फिर ग्रामीण विकास विभाग 5.13%, फिर ऊर्जा विभाग है 4.1%, फिर नगर विकास और आवास विकास है 4.05%, उसके बाद पंचायती राज 3.96%। तो ये है पूरा जो बजट तमाम विभागों को दिया गया है उसके बारे में। ठीक है, PDF में मैंने पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वही वीकली करंट अफेयर्स का PDF डाउनलोड कर पाएंगे और डेली का वैसे सबके लिए फ्री होता है। तो ये वीकली डाउनलोड कीजिए PDF, इसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। और आपको बताऊं कि इसका टेस्ट भी दे सकते हैं आप जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अच्छा हाँ, इसके अलावा भी कई और विभाग हैं, लेकिन जो प्रमुख विभाग हैं उनका यह लिस्ट मैंने यहाँ पर दिया है।
अगला क्वेश्चन, बिहार बजट में बिहार सरकार ने राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा है? जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है राजकोषीय घाटा होगा अनुमान? आंसर होगा 2.98%। ठीक है, ये अनुमान रखा गया है। और जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इस पर दरअसल बिहार बजट पर डिटेल में मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो ये जीएसडीपी जो है वो टोटल बिहार का वर्तमान मूल्य पर यानी करंट प्राइस पर 9.76 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, तो इसका 2.98% जो है ना वो राजकोषीय घाटा होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, बजट 2024-25 में बिहार सरकार ने राज्य के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी के ग्रोथ रेट का लक्ष्य क्या प्रतिशत रखा है? अब यहाँ पर बात हो रही है जीएसडीपी कितना ग्रोथ होगा। देखिए, जैसे देश में जीडीपी होता है यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, उस तरफ से राज्यों की अगर बात करेंगे तो हम जीएसडीपी कहेंगे यानी राज्य सकल घरेलू उत्पाद, या कहें ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कितना रहने का अनुमान है 2024-25 में? तो आंसर होगा 15.5%। देखिए, बिहार लगातार हाई ग्रोथ कर रहा है तमाम राज्यों में, और आगे बताएंगे हम कि ग्रोथ में इंडिया में बिहार जो है वो नंबर 1 है। क्वेश्चन होगा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2022-23 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी हुई है, यानी जीएसडीपी की वृद्धि कितनी रही है? आंसर होगा 10.64%। देखिए, बिहार की अर्थव्यवस्था ने भारत के तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में बहुत ही बेहतर आर्थिक विकास किया है। पहले स्थान पर है, हम अगर परसेंटेज में देखते हैं तो दूसरे स्थान पर असम है जहाँ का विकास दर 10.2% रहा है, और तीसरे स्थान पर दिल्ली जहाँ का विकास दर 9.2% रहा है। ठीक है, जीएसडीपी में ग्रोथ रेट की वजह क्या है? वजह यही है कि पशुधन, खेती, जल कृषि यानी फिशरीज, बिजली, गैस, जलापूर्ति, इन सब में काफ़ी काम हुआ है, और उसकी वजह से ये अर्थव्यवस्था का आकार जो है वो बढ़ रहा है काफ़ी तेज़ी से। परसेंटेज में बात करेंगे तो तेज़ी से। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बिहार बजट 2024-25 के अनुसार राज्य पर कितना सार्वजनिक ऋण है? पब्लिक डेट कितना है? आंसर होगा 2,97,908 करोड़ रुपए। इतना है सार्वजनिक ऋण यानी लोन लिया हुआ है बिहार सरकार ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बिहार बजट 2024-25 में सरकार ने 7 निश्चय की योजनाओं के लिए कितनी रकम का प्रावधान किया है? आंसर होगा 5,040 करोड़ रुपए। कितना है? 5,040 करोड़ रुपए। ओके, और अगर सवाल हो कि कौन कौन से 7 निश्चय हैं, तो ये सारे 7 निश्चय 2 हैं बिहार सरकार के। पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, चौथा है सुलभ संपर्कता, पांचवा है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, छठा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, सातवां है हर खेत तक सिंचाई का पानी। अब डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन होगा, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उन्होंने 19 फरवरी को सेना के उप प्रमुख के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया। ठीक है, और अगर सवाल हो कि सेना के चीफ कौन है, आर्मी चीफ कौन है, तो जनरल मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन, बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास मिलन 2024 किस जगह फरवरी 2024 में आयोजित किया गया है? आंसर होगा विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापत्तनम। मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन है ये, तो ये 12वां संस्करण आयोजित किया गया है 19 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक, और इस युद्धाभ्यास में दुनिया के ज़्यादातर देश जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बड़े बड़े देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। रायसीना डायलॉग क्या है जिसके 9वें संस्करण का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया फरवरी 2024 में? आंसर का भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर विशेष सम्मेलन, यानी जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमी पर एक वार्षिक सम्मेलन है। उद्देश्य ये है कि दुनिया में जो आने वाले जो चुनौतियां हैं उसका समाधान करना, बातचीत करना। न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाता है और 21 से 23 फरवरी तक 3 दिन ये आयोजन किया गया है। इस बार का 9वां संस्करण था। पहली बार 2016 में इसको आयोजित किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन, रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में किसने हिस्सा लिया? आंसर होगा किरियाकोस मित्सोताकिस। ये ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर है, ग्रीस जिसको यूनान भी कहते हैं हम लोग।
ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हैं। ग्रीस जो है यूरोपीय देश है, राजधानी एथेंस है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत में कहाँ पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया, शुरू किया गया? आंसर होगा कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी। तो 9 दिवसीय ये कार्यक्रम हुआ है 16 से 24 फरवरी तक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल कौन है? सीवी आनंद बोस। अगला क्वेश्चन अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आईसीसी ने मैच फिक्सिंग के आरोप में यूनाइटेड किंगडम के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? आंसर होगा 17.5 साल। इंग्लैंड क्रिकेट क्लब के वो खिलाड़ी हैं। अब अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। 77वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड यानी बाफ्टा पुरस्कार 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? आंसर होगा ओपेनहाइमर। ओके, ओपेनहाइमर जो है ना वो फिल्म भौतिक वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर आधारित है और उन्होंने प्रोजेक्ट मैनहट्टन के दौरान ही दुनिया का पहला परमाणु हथियार विकसित किया था और इसको गिराया गया था जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। अगला क्वेश्चन, 77वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड यानी बाफ्टा पुरस्कार 2024 में फिल्म ओपेनहाइमर ने सबसे ज़्यादा कितने अवार्ड जीते? तो आंसर होगा 7। टोटल 7 अवार्ड जीते हैं, जो यहाँ लिस्ट आप देख रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं बाफ्टा अवार्ड में कौन कौन से अवार्ड हैं। तो बेस्ट फिल्म का ओपेनहाइमर को मिला, बेस्ट ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड द जोन ऑफ इंटरेस्ट को मिला है अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है किलियन मर्फी ओपेनहाइमर के जो एक्टर हैं, बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड मिला है एमा स्टोन पुअर थिंग्स फिल्म के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है ओपेनहाइमर के एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को। ओके, बाकी ये आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। किस भारतीय एक्ट्रेस को बाफ्टा अवार्ड समारोह में प्रेजेंटर बनने का जिम्मा मिला या जिम्मा उन्होंने निभा लिया? आंसर होगा दीपिका पादुकोण। ठीक है, तो उन्होंने डेविड बेकहम और दुआ लिपा के साथ प्रेजेंटर के तौर पर उन्होंने वह भूमिका निभाई। अच्छा, इससे पहले ऑस्कर अवार्ड 2023 में वो प्रेजेंटर के रूप में भूमिका निभा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य, इन दोनों को पुरस्कार दिया जा रहा है वर्ष 2023 के लिए। ठीक है, 58वां ये साहित्य के क्षेत्र में जो सर्वोच्च अवार्ड होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो दिया जा रहा है इन दोनों को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने किस शहर को जल योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया है? आंसर होगा नोएडा को यह खिताब मिला है। उत्तर प्रदेश का ये शहर है और गौतम बुद्ध जिले के अंतर्गत आता है। अब इंडेक्स यानी सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जो कि फरवरी में ही जारी हुआ है, लगभग जनवरी में जारी होता रहा है लेकिन इस बार फरवरी में हुआ है, तो उसको जनवरी-फरवरी कहेंगे। तो उसके अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट लिस्ट में पहला स्थान किन देशों को मिला है? आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। ठीक है, तो इन सबको मिला है स्थान, ये देख रहे हैं नंबर 1, ये पूरी लिस्ट ये रही। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है ये, हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जो फरवरी में जारी हुई, कहिए इसको जनवरी या फरवरी, तो उसके अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर होगा 85, भारत की रैंकिंग 85 है। ठीक है, कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि क्या 80 है क्या? देखिए, पिछली जो रैंकिंग थी उसमें भारत का स्थान जो था वो 80 था, लेकिन इस बार हमारा स्थान 85 है। ओके, और जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो भले ही कुछ अखबारों ने जनवरी में प्रकाशित किया था, वो पुराना डेटा प्रकाशित किया था और उसके आधार पर कुछ लोगों ने करंट अफेयर्स ये बनाया भी था, लेकिन यहाँ आप समझ लीजिए कि 85 रैंकिंग है जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक। ओके, जो कि फरवरी में ही जारी हुई है। वैसे साल में 2 बार ये रैंकिंग जारी की जाती है, एक बार जनवरी फरवरी और एक बार जुलाई के दौरान। ठीक है, तो भारत के लोग कितने देशों में यात्रा कर सकते हैं बिना वीज़ा के? केवल पासपोर्ट हो तो आप जा सकते हैं, तो 62 कंट्री में। अब साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे और पहला क्वेश्चन होगा साइंस एंड रिसर्च का।
भारत में निजी कंपनी द्वारा पहली बार स्वदेशी सैन्य स्तर का जासूसी सैटेलाइट बनाया गया है, तो इसके निर्माता का नाम बताएं। इसका आंसर होगा TASL यानी टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। ठीक है, देखिए अभी तक इसरो ने तो बहुत सारे जासूसी सैटेलाइट बनाए हैं, लेकिन पहली बार किसी भारतीय कंपनी ने ये बनाया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसरो ने GSLV F-14 रॉकेट से सैटेलाइट इनसेट 3DS को फरवरी में लॉन्च किया, तो ये किस तरह का सैटेलाइट है? आंसर होगा मौसम विज्ञान। ठीक है, तो मौसम से संबंधित हमें जानकारी दिया करेगा और इसको GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए लॉन्च किया गया है इसको। ओके, अगला क्वेश्चन, इसरो ने किस रॉकेट का उपनाम यानी निकनेम नॉटी बॉय से बदलकर डिसिप्लिन्ड बॉय या ओबीडियंट बॉय कर दिया है? आंसर होगा GSLV। ठीक है, GSLV का किया गया है। दरअसल हुआ ये था कि GSLV के पिछले कुछ जो लॉन्चेज थे वो गड़बड़ हो रहे थे, यानी फेल कर जा रहे थे, कुछ फेल हुए थे, तो इसलिए उसका नाम नॉटी बॉय कर दिया गया था। अब चूंकि वो उसके जो भी लॉन्चेज हैं वो सफल हो रहे हैं, तो इसलिए उसको डिसिप्लिन बॉय या ओबीडियंट बॉय यानी आज्ञाकारी बच्चा, इस तरह की उपाधि दी गई है इसको। ठीक है, चलिए अब निधन से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन होगा, फली एस नरीमन, उनका निधन हो गया 21 फरवरी 2024 को, तो वो इनमें से क्या थे, क्यों पॉपुलर थे? आंसर होगा कानूनविद या कहें न्यायविद। तो कानूनविद थे, 95 ईयर के थे। वकील के रूप में उनका 75 ईयर का करियर था। पिछली आधी शताब्दी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील के रूप में काम किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शानदार आवाज़ के लिए मशहूर अमीन सयानी का निधन हो गया 20 फरवरी 2024 को, तो किस वजह से प्रसिद्ध थे? तो एक रेडियो पर कार्यक्रम आता था बिना का गीतमाला, इसके लिए, और ये 91 ईयर के थे। और आमतौर पर लोग भाइयों और बहनों कहते हैं, लेकिन अपने प्रोग्राम में ये कहते थे, नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ। तो ये काफ़ी पॉपुलर व्यक्ति थे, इनका निधन हुआ और तमाम न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में जिक्र है। अब योजना से रिलेटेड यानी स्कीम, राज्य केंद्र सरकार, उन सब के देखते हैं। और अब तक कितना देख लिए तो पसंद आ ही रहा होगा, लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों को। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। अब क्वेश्चन होगा योजना से, और पहला क्वेश्चन, स्वर्ग का मार्ग यानी रोड टू हेवन भारत में किस जगह स्थित सड़क को कहा जा रहा है? आंसर होगा कच्छ का रण। कच्छ के रण में ये रोड टू हेवन नाम की एक दर्शनीय सड़क है, लगभग 30 किलोमीटर लंबी है। और ये कच्छ के रण में खावड़ा को धोलावीरा जो ऐतिहासिक स्थल है उसको जोड़ती है। ठीक है, अब होता क्या है कि वहाँ जो जाने का रास्ता है वो चारों तरफ, यहाँ नमक के रेगिस्तान है वहाँ कच्छ में, कच्छ के रण में, तो चारों तरफ सफ़ेदी सफ़ेदी दिखती है। फिर आगे जो झील भी है तो दोनों तरफ झील दिखती है, तो इसलिए इसको रोड टू हेवन की उपाधि दी गई है। ओके, गुजरात में स्थित है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एयरपोर्ट पर दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भारत में कहाँ पर स्थापित करने के लिए BPCL और CIAL ने MOU साइन किया है? आंसर होगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है देश में कई जगह है, दुनिया में भी कई जगह है, लेकिन किसी एयरपोर्ट पर ये पहली बार स्थापित किया जा रहा है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये स्थापित किया। अगला क्वेश्चन, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाकर कितने यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है? आंसर होगा प्रतिमाह 300 यूनिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को इस योजना को लॉन्च किया है। क्या नाम है योजना का? PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, 75,000 करोड़ रुपए इसमें निवेश किया जाएगा और उसके तहत शुरुआत में 1 करोड़ घरों पर छत पर सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे और उसके लिए वित्तीय सहायता सरकार प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय ने संगीत नाटक अकादमी के क्षेत्रीय केंद्र उसका क्षेत्रीय केंद्र किस शहर में स्थापित किया, जिसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाएगा? आंसर होगा हैदराबाद। देखिए, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसका उद्घाटन किया। ओके, हैदराबाद में।
अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। दरअसल हमने जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसको कई भागों में डिवाइड किया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विदेश और पश्चिम एशिया भी अलग कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, अफ्रीकी संघ का 37वां शिखर सम्मेलन यानी समिट किस देश की राजधानी में फरवरी 2024 में आयोजित किया गया, जहां पर इसका मुख्यालय भी है? आंसर होगा इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। क्या नाम है? इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। तो ये 17-18 फरवरी को आयोजित किया गया है। ओके, और इस बार की थीम क्या थी? 21वीं सदी के लिए शिक्षित और कौशल अफ्रीका। इथियोपिया जो है ना अफ्रीका में है। ओके, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अबी अहमद। अगला क्वेश्चन, G20 की मंत्री स्तरीय बैठक किसकी अध्यक्षता में फरवरी 2024 में आयोजित हुई? आंसर होगा ब्राज़ील के जो विदेश मंत्री ब्राज़ील के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। और ब्राज़ील के पास G20 की अध्यक्षता है। पिछले बार यानी इससे पहले भारत के पास G20 की अध्यक्षता थी। दिल्ली में वो समिट आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। G20 मंत्री स्तरीय बैठक फरवरी 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया उसमें? आंसर होगा वी मुरलीधरन, यानी विदेश राज्य मंत्री, वो पहुंचे थे अपनी टीम के साथ। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का 119वां सदस्य कौन बन गया है? आंसर होगा माल्टा। ठीक है, माल्टा बन गया है 119वां सदस्य इस बार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। ओके, तो माल्टा जो है ना वो कहाँ पर है? अगर हम माल्टा को देखेंगे मैप में तो वो मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में एक द्वीपीय देश है। मुद्रा वहाँ की यूरो है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ, जिसमें भारतीय दल का नेतृत्व विदेश मंत्री ने किया? एस जयशंकर ने। आंसर होगा पर्थ यानी ऑस्ट्रेलिया में 9 और 10 फरवरी को हुआ। और इस बार की थीम थी स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। क्या है 2024 की थीम? स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। और सम्मेलन का उद्देश्य शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर को बनाना था, बेहतर करना था। और अब विदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी ईसाई देश कौन बन गया है? आंसर होगा ग्रीस, यूनान। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की बात हो रही है। ओके, तो ग्रीस होगा। वैसे यूरोप के कई देश जो है ना उन सब ने, कई देशों ने ये कानून बनाया हुआ है समलैंगिक नागरिक विवाह का। लेकिन अगर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन देश की कहेंगे तो वो ग्रीस होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि माता पिता का अधिकार भी इनको दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस अफ्रीकी देश की संसद ने बलात्कारियों को सर्जरी और केमिकल के जरिए बद यानी नपुंसक करने का बिल पारित किया है? आंसर होगा मेडागास्कर। वहाँ की संसद ने 2 फरवरी को ये बिल पारित किया है। मेडागास्कर की राजधानी क्या है? एंटानानैरिवो। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, किसने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत का दावा किया? आंसर होगा प्रबोवो सुबिआंतो। और अब बात करेंगे दिवस। तो इस वीडियो के हम लोग आखिरी स्टेज पे आ चुके हैं, आखिरी चरण पे। और दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 फरवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 22 फरवरी को। और ये क्यों मनाया जाता है? स्काउट मूवमेंट के जो स्थापना की थी लॉर्ड रॉबर्ट बैडेन पावेल ने, तो उन्हीं की याद में। अगला क्वेश्चन, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 20 फरवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती वर्ष 2024 में कब मनाई गई? आंसर होगा 19 फरवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा फरवरी के तीसरे शनिवार को, और इस बार 17 फरवरी था। अगला क्वेश्चन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 19 फरवरी को। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वीकली। और आप लोग सरकार जॉब न्यूज़ के ऐप पर जरूर टेस्ट दीजिए 4th वीक का करंट अफेयर्स का। ओके, 4th वीक फरवरी का, जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है। और जिन लोगों ने नहीं लिया है उनसे पहले ले लें, अभी छूट चल रही है काफ़ी कुछ। अब मिलते हैं डेली के करंट अफेयर्स वीडियो में मंडे टू सैटरडे। बाय।